नमस्कार, आप देख रहे हैं सदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कमोडिटी बाजार पर। तो कमोडिटी बाजार के ठीक खुलने के पहले हम आपको बता दें कि किस तरह के संकेत हैं। बस अब कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं, लेकिन कल एक बड़ा संकेत दिया यूएस फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन ने, जब उन्होंने कहा था लुकिंग फॉरवर्ड टू, और एक तरह से रेट इंक्रीज को लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसके बाद बाजार करेंगे शार्प रिएक्ट। कल सोने में हमने रिएक्शन देखा, लेकिन आज भारतीय कमोडिटी बाजार में क्रूड की ओपनिंग दबाव के साथ हो रही है। 2696 का स्तर क्रूड में देखने को मिल रहा है। 4 रुपए की कमजोरी के साथ खुलते हुए सोना भी गहन दबाव में है। 25,000 से बहुत नीचे आते हुए 24,830 का भाव गोल्ड में हमें देखने को मिल रहा है। चांदी 33,228 के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए, लेकिन नेचुरल गैस थोड़ा सा बढ़ रहे हैं अपने इस हफ्ते के लेवल से। 145 रुपए 80 पैसे के भाव पर मेटल पैक पर नजर डालते हैं। कॉपर 305 रुपए 85 पैसे के साथ ओपन होते हुए। निकल में दबाव है 593 रुपए 10 पैसे के साथ आज ओपनिंग हो रही है निकल की, यानी पूरा ही मेटल दबाव में नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम भी दबाव के साथ ही खुल रहा है। लाल निशान पर आज एल्यूमिनियम की भी ओपनिंग हो रही है। यहां पर अभी तक जितने भी मेटल्स आपके सामने आए, और जिंक वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है दबाव के साथ। 102 रुपए 65 पैसे के साथ ओपनिंग होती हुई। सोयाबीन में अभी कोई खास बदलाव नहीं, शुरुआती ट्रेड में 3,750 के भाव के साथ खुल रहा है। सोया ऑयल 625 रुपए के भाव के साथ ओपन होते हुए 1 रुपए 30 पैसे की मजबूती। मस्टर्ड में भी हमें तेजी दिख रही है। 4,766 का भाव मस्टर्ड में देखने को मिल रहा है, लेकिन चने में दबाव जारी है। 5,121 के साथ ओपन होते हुए लाल निशान पर। धनिया भी आज कमजोर है, लाल निशान पर ओपन हो रहा है। 10,145 का भाव धनिया में हमें देखने को मिल रहा है। जीरे में तेजी 15,880 रुपए के साथ ओपन होते हुए जीरा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन चीनी की मिठास में देखिए थोड़ी सी खलल आती हुई। 2,748 के भाव पर आज चीनी की शुरुआत हो रही है यहां पर। और कमोडिटी बाजार खुल गए हैं, आपको क्या करना चाहिए इसमें, ये राय हम आपके पास लेकर आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। Steven.com के दीपेन शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपेन नमस्ते। सोना 6 साल के लो लेवल पर है, घरेलू बाजार में क्या करने की सलाह देंगे सर? जिस तरह के इंटरनेशनल संकेत मिल रहे हैं, बिल्कुल साफ है कि सोना का प्रेशर बढ़ सकता है। जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर हम सोने की बात करेंगे तो डेफिनेटली कल जो हमने अनाउंसमेंट सुनी, तो ऐसा अभी एक्सक्यूज मी फैक्टर्ड इन है कि इस दिसंबर में हमें डेफिनेटली रेट हाइक देखने मिल सकती है, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड पे एक नया एडेड प्रेशर आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ऐसे है कि 24,800 24,850 के आसपास एक बार मीडियम टर्म के लिए बॉटम आउट हो सकता है, और वहां से फिर अनाउंसमेंट के बाद हमें एक थोड़ी अपसाइड देखने मिल सकती है। आई थिंक इन लेवल्स पे अग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर अनाउंसमेंट के बाद 24,600 24,650 के आसपास प्राइसेस आते हैं, तो गोल्ड में आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी इंतजार करने की सलाह सोने पर दीपेन आप दे रहे हैं? यस, डेफिनेटली। देखिए, शॉर्ट सेलिंग तो वैसे ही एक्सपर्टीज का काम है, तो ट्रेडर्स को अगर एक्सपर्ट होंगे तो ही शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी। लेकिन इन प्राइसेस पे शॉर्ट सेलिंग करना भी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है, बिकॉज ट्रेडिंग का एक अहम पार्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसमें अगर आप देखेंगे तो रिवॉर्ड जो आपको मिलना चाहिए शॉर्ट सेलिंग में, वो काफी कम है इन लेवल्स पे। तो आई थिंक अभी शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, और डिप्स में आप 24,600 के आसपास बाइंग करने की चेष्टा करें, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो फूक फूक कर रखे कदम सोने में, लेकिन चांदी भी काफी टूट चुकी है दीपेन, क्या करने की सलाह देंगे सिल्वर में? चांदी की बात करेंगे तो दोहरी मार पड़ रही है। प्रेशियस मेटल्स की भी गिरावट का असर हो रहा है, सोने की गिरावट का, और बेस मेटल्स की नरमी का भी असर हो रहा है। आई थिंक सिल्वर 33,700 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले सकता है। 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूस गिरावट आई है, तो आज एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवनिंग सेशन में, आज और कल के एक सेशन में। तो आई थिंक अगर 33,700 के आसपास प्राइसेस आते हैं, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। 33,300 का स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्टली, और ऑन दी अपसाइड आपको 35,200 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो प्रेशियस मेटल की तो बात हो गई दीपेन, लेकिन जब आज बेस मेटल्स खुले तो सभी जो पे लाल निशान हावी था, सभी दबाव के साथ खुले। कॉपर, निकल, लेड, जिंक, सभी में दबाव हावी हो रही है। बेस मेटल्स में आपकी नजर कहां है?
देखिए, अगर बेस मेटल्स की बात करेंगे तो काफी समय से मैं बता रहा हूँ कि प्राइजेस को कहीं पे भी सपोर्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आई थिंक बॉटम फिशिंग करने की जगह पे जो अग्रेसिव बेस मेटल्स है जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, उनको हम चेस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी ब्रेकआउट आते हैं और बढ़ना शुरू कर सकते हैं, तभी आप उनको बाइंग कीजिए। कॉपर एक ऐसा बेस मेटल है जिसने 3 दिन में अच्छा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है। तो आई थिंक अगर 301 के लेवल्स आपको देखने मिलते हैं, इंट्राडे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और गहरी होती है, तो 301 के लेवल्स के आसपास आप बाइंग करने की चेष्टा करें। 297 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स आपको 312, 313 के मिल सकते हैं। अगेन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ कीजिए, और बाकी बेस मेटल्स में अगर बढ़ने की शुरुआत होती है तो उसके बाद आप खरीदे ब्रेकआउट्स के बाद। अभी बॉटम फिशिंग थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। एक और कमोडिटी जो जरूर आपके रडार पे होगी वो है क्रूड की, और कल इसके लिए एक संकेत आ सकता है ओपेक की बैठक से। अमेरिका में हम देख रहे हैं ओवर सप्लाई की सिचुएशन बनी हुई है। अब इन सब सिचुएशन में और जिस तरह की इंडिकेशन है, क्या करना चाहिए क्रूड में? देखिए, क्रूड में आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। 6 दिन से हमने कंटिन्यूस गिरावट देखी है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओपेक की तरफ से न्यूज आने वाली है, मार्केट उसको फैक्टर इन कर रहा है कि ओपेक स्टेटस को मेंटेन कर सकता है और कहीं पे भी कोई प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट नहीं आने वाली है। यही सोच के मार्केट में 6 दिन की गिरावट आई है। लेकिन अगर सोचे कि कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है और ओपेक की तरफ से अगर प्रोडक्शन कट आता है, तो आई थिंक क्रूड में आपको अच्छा खासा स्पाइकअप देखने मिलेगा और प्राइजेस शायद यहाँ से 4 to 5% की तेजी भी दिखा सकते हैं। तो आई थिंक और एक दिन का बात है, आप क्रूड को अगर ट्रेडिंग को अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा, और इवेंट के बाद ही मंडे को फ्रेश व्यू ले तो ज्यादा बेटर होगा। अब दिपेन, कॉटन पर क्या नजरिया है? पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद लग रही है, ऐसे में कॉटन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कॉटन की बात करेंगे तो जैसे आपने बताया एक्सपोर्ट की न्यूज है और एमएसपी की भी बात है, तो आई थिंक काफी जगह पे आप देखेंगे कॉटन की प्रोडक्शन की भी बातें ऐसी आ रही है कम हो सकती है इस साल। एक्सक्यूज मी। तो आई थिंक काफी अच्छी स्कोप है कॉटन में, आप खरीदी करके चल सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में आप बाइंग करने की चेष्टा करें। प्राइजेस आपके लिए 15,950 के आसपास आप एंट्री करें, 15,860 का स्टॉप लॉस होगा, और ऑन दी अपसाइड 16,200 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। एग्री कमोडिटी में आपका पिक जानना चाहूंगी, कहाँ है आपकी नजर? देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमने देखी है कि समर की डिमांड के बाद बार्ले कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी अपसाइड आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग का सेशन स्टार्ट हो गया है। आई थिंक आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो बार्ली में शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपना सकते हैं। 1520 के आसपास शॉर्ट सेल करें, 1565 का स्टॉप लॉस होगा, और ऑन दी डाउन साइड आपको 1385 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम 1 हफ्ते का रखिएगा इस ट्रेड के लिए तो ज्यादा बेटर होगा। शुक्रिया दिपेन जी हमारे वक्त निकालने के लिए। Steven.com के दिपेन शाह हमारे साथ थे। सुबह बाजारों के कमोडिटी बाजारों के खुलते ही किस तरह के लेवल्स पर रखे नजर, क्या करें, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो कमोडिटी बाजार के लिए ट्रिगर साबित हो सकते हैं। तो इन सब के बीच में आपको क्या करना चाहिए? वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा हाल हम आपको दिन भर देते रहेंगे CNBC आवाज पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए, क्योंकि बाजार के मौजूदा हाल में कमाई का बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया लेकर मैं आने वाली हूं तत्काल ट्रेडिंग में अभी तुरंत। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज नुकसान के साथ कारोबार हो रहा है बाजार में। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम 134 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। 25,987 पर है सेंसेक्स। नुकसान बढ़ रहा है सुबह से लेकर अभी तक में। निफ्टी भी दबाव में है, 42 अंकों की गिरावट है और 7,800 के आसपास ट्रेड करते हुए 888 के लेवल्स पर निफ्टी है। मिड कैप, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम सुबह थोड़ा बहुत एक्शन जरूर देख रहे हैं।
रहे थे, लेकिन अब वो एक तरह से मिट गए हैं और 27 अंकों की गिरावट मिड कैप स्पेस में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी 80 अंकों की गिरावट है और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स है वो गिर रहे हैं और गिरने वाले शेयरों के मुकाबले केवल 598 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं। निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रेशर में मेटल स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील, वेदांता सभी में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। ल्यूपिन भी इस दबाव में शामिल है। केन इंडिया, ओएनजीसी, सिप्ला, एचयूएल सभी में हम दबाव ही देख रहे हैं। आज सुबह से 1.5% से ज्यादा तक का गिराव केन इंडिया में नजर आ रहा है। निफ्टी में जहां से तेजी आ रही है उसमें नाम शामिल है अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, एलएनटी और एक्सिस बैंक का। तो बाजार का जब इतना मूड खराब हो, आपके लिए हम फिर भी लाते हैं कमाई के मौके, क्योंकि हम लेकर आए हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। इसमें आपको हम एक ऐसा आइडिया देंगे जो आपको करवाएगा कमाई। बाजार के इस मूड में आपको कहां मिलेगा अच्छा ट्रेडिंग आइडिया, वो इसके लिए आपको देखना है सीएनबीसी आवाज, क्योंकि हमारे मार्केट एक्सपर्ट नीरव वखारिया, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ग्लोब कैपिटल, आपको दे रहे हैं इंट्राडे कॉल, और ये कॉल है टीवीएस मोटर्स की। शॉर्ट करने की सलाह टीवीएस मोटर्स में दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 292 रुपए का, टारगेट देख रहे हैं नीरव 278 रुपए की। तो टीवीएस मोटर है जो आपको करवाएगा कमाई 1 घंटे में। ये है नीरव वखारिया की कॉल आपके लिए तत्काल कॉल में। तो टीवीएस मोटर बेचें और फायदा आपको जरूर होगा, ये सलाह आपको सीएनबीसी आवाज दे रहा है। लेकिन अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा जुड़ गए हैं। नमस्ते विजय, स्वागत है आपका। बाजारों के लिए कई इंटरनेशनल लेवल पर ट्रिगर हैं। आज ईसीबी की बैठक होने वाली है, उससे क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेकर कुछ निकल सकता है और दिसंबर में वैसे भी फेड की बैठक का भी इंतजार है। कल यूएस के एम्प्लॉयमेंट डेटास भी आने वाले हैं। इन सब के लिए आप भारतीय बाजारों को क्या देखते हैं, किस तरह का ट्रिगर ला सकते हैं ये इवेंट्स? प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं ये कहूंगा कि काफी प्रिकैरियस सिचुएशन है। अभी 4-5 मेजर इवेंट्स हैं जो डोमेस्टिक भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, जिसके चलते हम काफी बाजार में जिटरी बिहेवियर देख रहे हैं अभी मार्केट का। जो क्रूड में गिरावट आई है उसके चलते हुए मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं नर्वसनेस है मार्केट में। बियॉन्ड अ पॉइंट अगर क्रूड गिरता है, काफी सारी इकोनॉमीज दुनिया की ऐसी हैं जो क्रूड पे डिपेंडेंट हैं, और यदि क्रूड से जो कमाई होने वाली है या होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरी चीज जो फेड का इवेंट आपने बोला, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती हैं येलन, तो उसके चलते हुए ग्लोबल लिक्विडिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कुछ समय तक एक नीजक रिएक्शन आएगा और हो सकता है भारतीय बाजारों में भी थोड़ी नर्वसनेस हो और थोड़ा सी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिले। तीसरी बात जो बोली ईसीबी की मीटिंग की, वहां पर भी जो क्वांटिटेटिव ईजिंग पे बातचीत हो रही है, तो ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग ना हो या बंद कर दी जाए या उसका पेस स्लो कर दिया जाए। तो यूरोपियन इकोनॉमीज पर भी थोड़ा सा जैसे लिक्विडिटी प्रेशर है वो बढ़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमीज पे। तो इन सब चीजों के चलते हुए मुझे लगता है बाजार में थोड़ा सा ग्लोबल इश्यूज की वजह से जिटरीनेस है। जो एक और जो डोमेस्टिक इशू मैंने बोला कि हमारा विंटर सेशन चल रहा है और मेजर बिल्स हैं, लैंड बिल है, जीएसटी है, इसके चलते हुए बाजार में जो एक एक्सपेक्टेशन ड्राइव पैदा हुई थी, करीब 150-200 पॉइंट की निफ्टी की बढ़त हमने देखी, जो कल और आज में थोड़ी बहुत घटती हुई गिरती हुई दिखी, वो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है बाजार में। अगर जीएसटी पास होता है, मुझे लगता है कि इसका थम्स अप देगा मार्केट और करीब 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी में तेजी देखी जा पाएगी। और बिल्कुल, एक तो और विजय बात जी, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर चीजें हो रही हैं, लेकिन बाजार को कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स का भी इंतजार रहेगा। उसमें आपने जैसे पॉइंट आउट किया, जीएसटी बहुत अहम रहेगा। लेकिन अब मैं रुक करना चाहती हूँ अपने दर्शकों के सवालों का। राजेश गुप्ता मेरे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। नमस्ते राजेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरी विजय जी को भी बहुत नमस्कार। मैं सीएनबीसी 18 का फैन। मुझे ना 2 शेयर में बाई किया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर है 1054 पर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के है 555 पर। तो मुझे ये पूछना है कि क्या इन शेयरों को मैं रखूं कि अभी इनमें एवरेज करूं, क्योंकि मुझे इनको रखे हुए 2 साल हो गए हैं। तो अच्छा, आप ही के चैनल में गौरन शाह जी ने भी मुझे बताया था कि ये शेयर जो है 1 साल में 890 कोड पर जाएगा रिलायंस इंफ्रा
और 1100 पे जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी तक मुझे इसमें कोई फायदा नहीं हुआ मैम। मैं लॉन्ग में रखना चाहता हूँ इनको 2 साल के लिए। ओके राजेश जी, आपने क्योंकि इतने प्यार से विजय जी को नमस्कार कहा, और विजय जी हमारे साथ आज हैं। विजय सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंफ्रा थोड़े से निराश है यहाँ पर राजेश कि पुरानी खरीद रही है, लेकिन कुछ इनमें देख नहीं रहे हैं, कुछ इन्हें जो है मुनाफा नहीं हो रहा है। क्या करने की सलाह देंगे अभी आप इसमें? पहले तो मैं इनके नमस्कार को बहुत प्रेम भरा रेसिप्रोकेशन देता हूं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा शेयर है जो ओवर ओन्ड है। मुझे लगता है घर घर में लोगों ने इसको लेके रखा हुआ और काफी निराश रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में रिलायंस ने कोई बहुत ज्यादा लोगों को कमाई करके नहीं दी है। मगर मैं ये मानता हूं अगर थोड़ा सा आप पेशेंस और रखें तो जो 1100 का टारगेट है वो जरूर आपको दिखेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरह के रिजल्ट्स भी पोस्ट किए हैं, जो उनके GRMs हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं, और जब 4G लॉन्च कर रहे हैं रिलायंस जियो, और जिस तरह से टेलीकॉम का एक्सपेंशन और एक्सप्लोजन हो रहा है इस देश में, डेटा रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, जो डेटा यूजेज है वो बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है इन फ्यूचर। और रिलायंस की एक स्टाइल है काम करने का कि वो आते हैं और पूरा छाने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबली व्हेन दे लॉन्च तो दे विल कम अप विद सम प्लान्स। जैसे पहले एक बार 500 रुपए में मोबाइल बांटे थे, तो समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइट कम आउट, और वहां से वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो निश्चित रूप से आप रखिए। जहां तक रिलायंस इंफ्रा की बात है, हालांकि हम सबने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वहां पर काफी सारी कंपनीज हैं जो लैंग्वेज कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, जो कुछ नहीं 4-5 साल हो गए हैं उनको और वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लैंको है, GMR है, GVK है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। रिलायंस इंफ्रा का भी डैमेज इसी कारण से हुआ कि जिस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी वो नहीं हुई ऑन द ग्राउंड। और दूसरा एक और समस्या इस कंपनी के साथ है, जो डेट लेवल्स हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं। मैं ये कहूंगा अगर आप इंफ्रा स्पेस में रहना चाहते हैं तो किसी भी रैली में रिलायंस इंफ्रा से बाहर आए। L&T बहुत ही कन्विंसिंग वैल्यूएशंस पे आज मिल रहा है, L&T में आप निवेश करें। मुझे लगता है कि अगर कोई 1.5 साल उसको होल्ड करेगा, जो आप कह भी रहे हैं 2 साल होल्ड करना चाहते हैं, L&T संभवतः आपको 1700-1800 के स्तर पर भी दिखेगा। और यहाँ आपको बता दें, हम बातचीत कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इसके बारे में आपको ये बताना जरूरी है कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये हिस्सा है TV18 का, और TV18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। स्वागत आपका। में हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। लेकिन अगर शेयर्स को लेकर के आपको भी कोई उलझन है, आप पूछना चाहते हैं अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से, तो हमसे जरूर संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बाजार पर बिकवाली हावी, सेंसेक्स 26,000 और निफ्टी 7,900 के नीचे। कमाल का जैकपॉट करा रहा है मालामाल। कुछ मिनटों में EIS से मिला 8% का रिटर्न। तीसरे दिन ही मुंजाल ऑटो से भी 40% की शानदार कमाई। 15 क्षेत्रों में FDI नियम आसान। केबल टीवी मीडिया समेत एक्सिस बैंक को होगा फायदा। विप्रो ने जर्मनी की IT कंपनी सिलेंट AG को 518 करोड़ में खरीदा। विप्रो का साल का दूसरा अधिग्रहण। GST बिल अगले हफ्ते होगा लोकसभा में पेश। सोनिया की विदेश यात्रा से लौटने का इंतजार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। चेन्नई में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। 6 दिसंबर तक बंद रहेंगे एयरपोर्ट। गृहमंत्री लोकसभा में बताएंगे स्थिति। फोक्सवैगन के बाद अब देश में सभी डीजल कारों की होगी जांच। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने कहा, फोक्सवैगन ने किया सोचा समझा अपराध।
शेयर पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं एनएफ वेंचर के विजय चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। मुकेश कुमार जी जुड़ रहे मेरे साथ। नमस्ते मुकेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास ऑलसेक के 500 शेयर है मैम। ओके, 500 शेयर आपने 132 रुपए में खरीदारी की है? हाँ जी मैम। तो 13 रुपए 70 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट या ऐड करना चाहते हैं और आप ऑलसेक? मैम इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ मैं, और इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैम सलाह दीजिए रखना है या नहीं। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। लेकिन उससे पहले इसका टेक्निकल चार्ट भी समझना चाहूंगी। समित, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज आपको कैसा लगता है टेक्निकल चार्ट्स पर? इन्हें मुकेश को अभी फिलहाल हम देख रहे हैं मुनाफा हो रहा है। देखिए प्रियंका, मोमेंटम तो क्लियरली ऊपर की तरफ है। अगर हम लास्ट 3-4 महीने की इसके प्राइस मूवमेंट देखें तो स्टॉक ये लगभग 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था सितंबर में, और अभी वहां से ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। तो एक फास्ट रैली आई है लास्ट 3 या 4 महीने में, और ऊपर की तरफ अभी 160-165 का एक इमीडिएट होल्डर दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से इनका अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, फिर भी अगर ये स्टॉक 160-165 के आसपास आता है और वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। और यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर उनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, फिर भी थोड़ा एक अच्छी खासी डिप के लिए वेट कीजिए। अगर वो डिप्स आती है तो वहीं पे एक्यूमुलेट कीजिए, रादर देन अभी ये प्राइसेस चेस करने से अच्छा। ओके, तो मुकेश जी 2 टेक अवेज। पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, डिप का इंतजार करें, तब इसे और आप ऐड कर सकते हैं। पवन मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते पवन जी, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं? तो जैसे मैडम इंडिगो 10-15 रुपये में खरीदा था। आईपीओ से नहीं लिया आपने? इंडिगो 10-15 रुपये में मार्केट से खरीदा था। अच्छा, मार्केट से खरीदा आपने, आईपीओ में नहीं जी। और कॉफी डे इंटरप्राइजेज हमने आईपीओ में लिया था 90 शेयर। ओके, और जेट एयरवेज हमने 530 इंडिगो और कैफे जो दोनों ही जो न्यू एंट्रेंट्स रहे बाजार में, इसके बारे में पवन जी का सवाल रखते हैं यहाँ हम विजय के सामने। विजय, इंडिगो इनकी खरीद का भाव रहा है 1015। सीसीडी इन्हें आईपीओ के जरिए इन्हें मिले हैं, तो क्या करने की आप सलाह देंगे? ये दोनों अब आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या बाजार में अब ये सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे? आप इन पर क्या व्यू रखते हैं? देखिए, इंडिगो के बारे में मैं बोलूंगा, बहुत ही ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई है और मुझे लगता है पूरा का पूरा एयरलाइन स्पेस रीरेट हुआ है। अगर आप स्पाइस जेट को देखें, जेट एयरवेज को देखें, तो ये स्टॉक्स लगभग डबल हो गए हैं अपने पिछले 6-8 महीनों के अंदर। और इंडिगो की यदि हम बात करें, मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन इस समय है वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं, और नो डाउट इसका क्रूड की गिरावट का बेनिफिट जो है वो एयरलाइन कंपनीज को डायरेक्टली मिलता है। पीछे अभी 3-4 दिन पहले एयर टर्बाइन फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उसको भी लोअर किया गया था, तो इससे इनकी डेफिनेट प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट बढ़ती है, बैलेंस शीट को बेनिफिट मिलता है। तो मैं ये कहूंगा इंडिगो में जहां पे आपको 1150 के लगभग का लेवल मिलता है, 1150 के ऊपर एक बार आप निकलिए, प्रॉफिट बुक करिए। और सीसीडी में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कारण उसका ये है कि जिस तरीके से लिस्टिंग एक्सपेक्ट की गई थी तो वो बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं रही। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे आती है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। हालांकि एक बहुत अच्छा नेटवर्क जरूर एस्टैब्लिश कर लिया है इस कंपनी ने, बट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से बढ़ोतरी एक्सपेक्ट की जा रही है नंबर्स में, वी हैव टू सी एंड एनालाइज की किस तरह से इनके नंबर्स पोस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मगर इंडिगो में हम निश्चित रूप से प्रॉफिट बुक करें। ओके, सो कैपिटल में इंतजार कर लेंगे। कॉफी डे की एक इंटरेस्टिंग खबर कल आई थी कि अब ये होम डिलीवरी को बढ़ाने वाले हैं। बेंगलुरु से शुरुआत करेंगे कॉफी, आप घर में बैठे बैठे इसकी चुस्की ले पाएंगे कॉफी डे की। चलिए, लेकिन अब एक अहम खबर, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय हो गया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक की गवर्नर जेनेट येलन ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं, और इसीलिए हमने कल देखा था डॉलर में जबरदस्त उछाल। कल 12.5 साल की ऊंचाई पर कल डॉलर था। तो आपको क्या करना चाहिए? डॉलर रुपए में ट्रेड कैसे करें, ये बताएंगे आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप जी, फेड रेट बढ़ने के मद्देनजर कैसे ट्रेड किया जाए डॉलर में? कुल 3 सवाल आपने पूछे, ऐसा कहना चाहिए। पहला सवाल यह है कि फेड क्या करेगा? फेड रेट बढ़ाएगा, यह पक्का है,
और 0.25% रेट बढ़ाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसकी वजह से डॉलर मजबूत होगा दूसरी तमाम करेंसीज के मुकाबले, तो रुपए के मुकाबले भी डॉलर मजबूत होगा। लेकिन इसके पहले जो ईसीबी को फैसला लेना है, ईसीबी क्या करेगा? ईसीबी से उम्मीद है कि वो अपने डिपॉजिट के रेट कम करेगा, वो और बॉन्ड खरीदेगा, जिससे यूरोप में बॉन्ड के यील्ड घटेंगे और इसका मतलब ये कुल मिलाकर निकलता है कि सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग देशों के, सारे रेट्स घटेंगे। तो अमेरिका में रेट्स बढ़ेंगे, सरकार के रेट बढ़ेंगे, बैंकों के रेट बढ़ेंगे और सारे मार्केट रेट बढ़ेंगे। यूरोप में रेट घटेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वजह से डॉलर में और ज्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि यूरो गिरेगा और हम जो करेंसी का वैल्यूएशन करते हैं वो दरअसल डॉलर इंडेक्स देखकर करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो बड़ी करेंसीज है, दूसरी बड़ी करेंसीज खासतौर पे यूरो, येन और पाउंड, उनके मुकाबले में डॉलर कितना कमजोर या मजबूत है। तो जब जैसे यूरो कमजोर होगा वैसे वैसे डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा और इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा? डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया गिरेगा। दूसरा इंपैक्ट हमारे ऊपर हम देख रहे हैं पहले से ही, शेयर बाजार में लगातार जो बिकवाली चल रही है उसमें भी इस चीज का बड़ा हाथ है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें? डॉलर की मजबूती या कमजोरी अगर हम स्टैंड अलोन देखना चाहें तो हम डॉलर इंडेक्स के जरिए देखते हैं और डॉलर इंडेक्स 100 के करीब है इस वक्त। अगर डॉलर इंडेक्स 100 पे बना रहता है या इसके और ऊपर जाता है, उसके ऊपर 101 या और ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं, तो वो चिंता की बात होगी हमारे लिए और उसकी वजह से हमारे करेंसी और मार्केट में और ज्यादा गिरावट की आशंका बनेगी। डॉलर इंडेक्स इस समय 100 के ऊपर निकला जरूर है, पर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है। तो इस ट्रिगर का आप इंतजार करें। और जहां तक रुपए का सवाल है, रुपए पे हम देखें तो 67 के आसपास के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक स्विंग लो है हमारे लिए। आरबीआई ने पिछले हफ्ते 10 दिन में इस लेवल को डिफेंड किया है, कम से कम 2 या 3 बार आरबीआई ने डॉलर बेच करके रुपए को रिकवर कराया है। तो आरबीआई इस लेवल पे फाइट कर रहा है और कोशिश ये है कि ये जो सारे इवेंट हैं यहां से लेकर 16 तारीख तक, ये सारे इवेंट रुपया 67 के आसपास के लेवल होल्ड करते हुए निकाल ले, इसी रेंज में रहे, इसके नीचे ना जाएं। तो अगर मान लीजिए कि 17 तारीख तक 67 का लेवल हम होल्ड किए रहते हैं, 67 के नीचे नहीं टूटता, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर हम ये मानेंगे कि ये बला टल गई, जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली थी फेड और ईसीबी की वजह से, वो टल गई है। लेकिन अगर कहीं 67 का लेवल टूटा तो नीचे आपको करीब 1.5 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग का तरीका इस वक्त आप 67 का लेवल ध्यान में रखें, उसके नजदीक अगर आप पहुंचते हैं तो आप ये माने कि रुपया यहां से रिकवर हो सकता है, तो डॉलर में आप प्रॉफिट बुकिंग करें, रुपए में तेजी का व्यू रखें। लेकिन अगर 67 का लेवल निकल जाए तो फिर रुपए में मंदी का व्यू और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो ट्रेड और आगे बढ़ेगा। के हमारे साथ जुड़े हैं मैक्लाइ फाइनेंशियल्स के ईडी मिस्टर डे, क्या आप सहमत हैं इस एनालिसिस से? गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने जो बताया काफी सही बताया, बट एक थिंग विच आई मे नॉट एग्री, लेवल बोलना बहुत मुश्किल है। क्या 67 है, 67, 10, 20 ऐसा कोई खास लेवल नहीं है। इवन 67, 20 का बाद जाके भी नीचे आ सकता है। बट मेन प्लेयर इज नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एट पर्टिकुलर लेवल्स पे आके इंटरवेन करके उसके रूपी के गिरावट के स्पीड को रोक रहे, स्पीड ब्रेकर बन रहे हो। तो या 67, 20, 30 पॉसिबिलिटी है 15-16 तारीख तक। 16 तारीख को जब उसका फाइनल रिजल्ट आएंगे एंड मोर और लेस इट इज बिंग डिस्काउंटेड हो चुका है, बाबा ये रेट तो बढ़ने वाला है। इट कुड बी अ वेरी वेल सरप्राइज अगर बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर उसको रेट को डिले किया तो, बट मोर और लेस रेट तो बढ़ने वाला है। बट ऑन द होल मुझे रुपी में ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आरबीआई हैज गॉट एनफ एम्युनिशन उसको संभालने के लिए। And the present governor has been doing a very splendid job in keeping the rupee in a band. तो शायद ये बैंड हटकर जो अब पहले तो 65, 50, 66 का 50 का था, अब बैंड हटकर शायद ये 65, 50 और 70, 67, 30, 40 का बैंड में चले जाए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि वो रेंज थोड़ी थोड़ी और नीचे आ सकती है यहाँ से लगातार इस पूरे डेवलपमेंट के चलते। ये डेवलपमेंट थोड़ा रेंज आगे जाएगा, स्लोली जाएगा। और एक थिंग आएगा कि जब अगर यूएस का रेट हाइक हुआ विच इज डिस्काउंटेड, हमारे जो फॉरवर्ड प्रीमियम्स है नीचे आ जाएंगे। आज जो हमारे फॉरवर्ड प्रीमियम्स लगभग 6.5 के आसपास परसेंटेज है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये सोचते हैं कि रुपी गिरेगा हमें प्रीमियम मिलेगा, फॉरवर्ड प्रीमियम्स थोड़ा नीचे आएंगे बिकॉज फॉरवर्ड प्रीमियम्स आर इंटरेस्ट डिफरेंशियल। और आगे जाके इंडिया भी अगर रेट कट किया नेक्स्ट ईयर में तो और प्रीमियम्स थोड़ा नीचे आ जाएंगे। तो दैट्स द प्ले बिटवीन द फॉरवर्ड्स एंड द स्पॉट। और थोड़ा नेगेटिविटी रहेगा, ईयर एंड है, आउटफ्लो है, थोड़ा नेगेटिविटी रहेगा ये।
रुपए पे दबाव बने रहने की आशंका आपको लगता है कि यहां पर आगे साफ तौर पर नजर आ रही है और हम रुपए की जो ट्रेडिंग रेंज है उसको नीचे आते हुए देखेंगे। लेवल हालांकि जो हम बात कर रहे हैं और जो मिस्टर डे ने बताया उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। उनको लगता है कि 67 के थोड़ा नीचे जाकर भी हो सकता है कि वहां बैलेंस हो, क्योंकि नए नए लेवल्स आजकल आरबीआई तय कर रहा है। तो नया लेवल आरबीआई ने क्या तय किया है ये देखना होगा। जो 2 लेवल मैंने आपको बताया 67 और 68.5 के, वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक निकल कर आते थे। शुक्रिया मिस्टर डे आपका। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। सेंसेक्स और निफ्टी आज दबाव में है, लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस दबाव के बीच में भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं और उसमें नाम आता है होटल के शेयरों का। कल भी हमने इनमें तेजी देखी थी और आज भी हम इनमें तेजी देख रहे हैं और आज हमारे जैकपॉट शेयर में भी होटल का ही शेयर शामिल है, EIH। और आपकी स्क्रीन में देखिए कामत होटल, रॉयल ऑर्किड, EIH सुबह से लेकर अभी तक आपको ऑलमोस्ट 6% की कमाई करके दे रहा है। इंडियन होटल में भी तेजी दिख रही है। कामत होटल को देखिए 16.5% से ज्यादा की तेजी में है। ओरिएंट होटल्स, ताज जीवीके, होटल लीला, वाइसरॉय होटल सभी में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और ये तेजी जरूर इशारा कर रहा है कि हॉलिडे सीजन जो है आ गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कामत होटल्स इंडिया के ED विक्रम कामत। गुड मॉर्निंग मिस्टर कामत। अच्छी खबर आप लोगों के लिए, हम देख रहे हैं होटल के जो स्टॉक्स हैं वो काफी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या हम देख रहे हैं कि डिमांड अब बढ़ रही है? क्या ये जो पूरा हॉलिडे सीजन है इसका असर है? हाँ जी हाँ, सभी जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये तो पीक महीने रहते हैं होटल इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारी शादियां होती हैं। मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे मेजर कॉन्फ्रेंसेज और कन्वेंशन रहते हैं। हाल ही में अभी मुंबई में बहुत बड़ा फार्मा कॉन्फ्रेंस चालू हुआ है, तो वहाँ पर रेट्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये 1-2 महीने तो काफी अच्छा सीजन होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं बुकिंग, आपने मेंशन किया कि एक बहुत बड़ा कुछ कॉन्फ्रेंस था उसके लिए भी बुकिंग हुई, तो आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर या फैमिलीज ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं या फिर आपको कंपनीज और बिजनेसेस से ज्यादा बुकिंग मिल रही है, या दोनों का शेयर कैसे है? दोनों का मिक्स है, क्योंकि शादियां तो इंडिविजुअल्स ही करते हैं और ये शादी का सीजन है। नवरात्र के बाद सभी मुहूर्त के डेट्स खुलने लगते हैं और कॉन्फ्रेंसेस मतलब जो कन्वेंशंस और जो बड़े बड़े एग्जीबिशन ऑलरेडी के डेट पहले ही तय हो चुके थे लास्ट ईयर, या ये तो काफी साल पहले एडवांस में तय हो जाते हैं, तो उनका भी अभी हमें इफेक्ट दिख रहा है। तो किस तरह के ऑक्यूपेंसी रेट है आप देख रहे हैं मिस्टर कामत, और आगे क्या उम्मीद है? ये सीजन बढ़िया निकलने वाला है? ये सीजन तो अच्छा निकल रहा है। 75-80 कुछ दिनों तो रेगुलरली 100% भी टच हो रहे हैं। तो ये एटलीस्ट नेक्स्ट 2 महीने तक ये पीक रहेगा, दिसंबर 20 तक। फिर क्रिसमस के 10-15 दिन वापस थोड़ा कम हो जाएगा और फिर मे बी टिल जनवरी एंड कंटिन्यू रहेगा। शुक्रिया मिस्टर कामत हमसे बात करने के लिए। कामत हमारे साथ है। थैंक यू सर। सो होटल्स के शेयरों में हम देख रहे हैं तेजी कल से ही, और ये तेजी अभी भी बरकरार है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी हाजिर हो रहे हैं शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ सत्यवान जुड़ रहे हैं हरियाणा से अपने सवाल के साथ। सत्यवान जी नमस्ते, अब बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी, मैं आईएलएफ ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड और इलेक्ट्रो स्टील कास्ट। ओके, एक एक करके बता दें कितने शेयर हैं, किस लेवल पर खरीदा है? आईएलएफ ट्रांसपोर्ट तो मेरे पास है 100 शेयर एट 200 और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है मेरे पास 1950। 19 रुपए। ओके, दोनों में ही नुकसान हो रहा है सत्यवान जी आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग का नजरिया था? हाँ लंबी अवधि के लिए। ओके, लंबी अवधि के लिए लिया इन्होंने IL&FS इंजीनियरिंग और ITI, और दोनों में ही नुकसान पर बैठे हुए हैं। विजय जी क्या करने की अभी सलाह देंगे? क्या आप करें, यहाँ पे स्विच करें? ये दोनों कंपनियों के फंडामेंटल आपको कैसे दिखते हैं? देखिए, IL&FS ट्रांसपोर्टेशन ने पिछले काफी समय से काफी मार्केट को डिसअपॉइंट किया है
तो मैं यही कहूंगा किसी भी उछाल में एक बार को बाहर आ जाएं, क्योंकि काफी डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है स्टॉक हर रूप से। दूसरा जो उन्होंने मेंशन किया है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट इनको जरूर हो रहा है फिलहाल, और मुझे लगता है कि जो मेटल रिलेटेड कंपनीज हैं या मेटल से रिलेटेड जो भी कास्टिंग्स में हो या इंजीनियरिंग सेगमेंट में हो, थोड़ा सा उसमें दबाव रह सकता है। तो ये इसमें भी किसी भी उछाल में आप बाहर आ जाएं। मैं कहूंगा कि जिस तरह से डॉलर की मजबूती हो रही है, आप कोई अच्छा आईटी काउंटर पकड़ सकते हैं, कोई अच्छा फार्मा कंपनी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज को फायदा पहुंचता है। ऑरो फार्मा इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप ऑरो फार्मा ले सकते हैं क्योंकि उसको रिसेंटली एक यूएसएफडी अप्रूवल भी मिला है। ओके, तो आपको ये भी बता दिया कि आप जब यहाँ से निकले तो कहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम बताने वाले हैं जेके टायर और एलआईसी हाउसिंग में आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास है इन दोनों कंपनियों के शेयर्स। आलोक जैन जी से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ ये इटावा से। नमस्ते जैन साहब, बताइए कौन से शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि IVRCL मैंने लिया था और परसों ही लिया है, 10 रुपए 20 पैसे के भाव से। हाँ हाँ, तो मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ न्यूज भी आई है डीमर्जर की, तो मैं अभी तो लॉस में हूँ, बट इसको क्या होल्ड करूँ और कब तक? ओके, IVRCL में न्यूज भी आ रही है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात चल रही है यहाँ पर। विजय, IVRCL आपको कैसा दिखता है? इन्होंने जो खरीद की है 10 रुपए 20 पैसे पर, अच्छी खरीद आप मानेंगे? मुझे लगता है प्रियंका जी कि जो भी डेट रिडन कंपनीज हैं, अगर आप टोटल डेट देखें करीब 4300 करोड़ का डेट है इस कंपनी के ऊपर, और विज़िबली अगर आप इसकी रेवेन्यूज को देखें, नेट प्रॉफिट को देखें, तो पिछले तिमाही में करीब 305 करोड़ का लॉस किया था। डेट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा इशू है इन कंपनीज का, और मैं पहले भी बोलता आया हूं वेरियस फोरस कि जहां पर भी कर्जा जरूरत से ज्यादा ले रखा है इन कंपनियों में और वैसा रेवेन्यू दिख नहीं रहा या हो नहीं रहा, मेरी ये सजेशन होगी कि इन कंपनीज से आप फिलहाल दूर रहें। या तो आप कम डेट वाली कंपनीज चुने या जीरो डेट वाली कंपनीज चुने जहां पर आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि किसी भी उछाल में आप बाहर आ जाइए। बिल्कुल, तो आपको ये जरूर अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर IVRCL दिख रहा होगा आलोक जी, लेकिन इससे निकल जाने में ही समझदारी है। महेश माधवानी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। नमस्ते महेश जी, पूछिए अपना सवाल। कौन से शेयर है सर, किस भाव पर लिया था? हाँ प्रियंका मैम, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, और आपके चैनल को नंबर 1 बनने के लिए जो अवार्ड मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया, और आप ही लोग हैं जो हमें नंबर 1 बनाते हैं। अब बताइए आपने कहां पर स्टॉक ले रखा है, क्या करना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरे पास में GMR इंफ्रा के 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1850 पे, एंड उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास में 60 शेयर्स 448 पे। तो ये दोनों ही शेयर्स में शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखने के हिसाब से सोचा हूँ। तो टेक्निकल राय जानना चाहता हूँ कि GMR इंफ्रा अभी चूंकि इतना बढ़ चुका है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि करीब करीब मेरी बाइंग प्राइस के आसपास पहुँच गया है, तो कितना जाएगा, कहाँ तक रुकना चाहिए मुझे, और LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी मुझे बताइए थोड़ा सा। और यहाँ LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो आपको मुनाफा भी हो रहा है 60 शेयरों पर सर। चलिए रखते हैं आपका सवाल समित के सामने। हाँ समित, GMR इंफ्रा में क्या करें? 18 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद रही है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो इनको मुनाफा भी हो रहा है। टेक्निकली कैसे दिखते हैं ये दोनों, और इमीडिएटली क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, GMR इंफ्रा की अगर बात करें तो ये क्लियरली लगाड़ है अगर हम कुछ सालों की इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो। हालांकि लास्ट 3 या 4 वीक्स में हमने थोड़ा इसमें ट्रैक्शन देखा है, वॉल्यूम अच्छे खासे पिक हुए और एक लो लेवल्स पे 12 साढ़े 12 के आसपास इसने अच्छा खासा बेस बना के स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी हुई है। तो ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मेरे ख्याल से 20 हाफ के लेवल्स पॉसिबल है, वहां पे ये मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और अभी फिलहाल तो इसको 15 हाफ से लेके 16 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन केस अगर यहाँ से रिवर्स
हो जाए तो मेरे ख्याल से 16 का एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, या फिर एक राइड कीजिए 20 हाफ के लेवल्स काफी पॉसिबल है इसमें। और अगर LIC हाउसिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसका थोड़ा मूवमेंट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ 490-92 का मेजर हर्डल बन गया, लोअर साइड पे 460 का सपोर्ट है। तो यहां से अगर इनको देखना पड़ेगा 490 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं, या फिर वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, सो LIC हाउसिंग फाइनेंस में 490 का एक लेवल है, वहां पर आप मुनाफा वसूली जरूर करें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी और भी कई सवाल बाकी, कई शेयरों पर चर्चा करेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन शेयरों पर अगर आपको भी उलझन हो रही है कि क्या होना चाहिए आपका अगला कदम, जुड़िए हमारे साथ, आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। 180020978990 ये है हमारा फोन नंबर, इस पर कॉल करें। जुड़िए सौदा आपका के साथ।